पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच, यानी कि रूस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के बीच इस वक्त द्विपक्षीय वार्ता हो रही है। बायलैटरल टॉक चल रहा है और हैदराबाद हाउस में यह बैठक चल रही है। लेकिन हम बात कर रहे थे कि इस बैठक से क्या हमको हासिल होने वाला है। हम बता रहे थे, सर आप बता रहे थे कि S-500 जिसको हम अब खरीदना चाहते हैं, ये एक डिफेंस सिस्टम है जो जैसा S-400 है, तो उस पर हम ये समझना चाह रहे थे कि इससे भारत कितना मजबूत होने जा रहा है। और देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 की भूमिका बहुत ही बढ़िया रही। S-400 और उसके बाद आकाश मिसाइल और उसके बाद बराक वगैरह, कुल मिलाकर के मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम था, ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम प्रूव हुआ है। हालांकि उसमें S-400 का बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन हमारे आकाश मिसाइल का भी बहुत बड़ा योगदान था। अब जब S-400 के बदले S-500 आ जाएगा तो हमारी जो एयर डिफेंस की शक्ति है कई गुना बढ़ जाएगी। और S-500 मेरे विचार से हिंदुस्तान पहला देश होगा जिसको रशिया एक्सपोर्ट करेगा, जबकि S-400 लगभग 100 कंट्रीज को ऑलरेडी दिया जा चुका है। 100 कंट्रीज को दे आर बॉट, लेकिन S-500 हिंदुस्तान पहला देश होगा और ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सिग्नल जाएगा, और पर्टिकुलर अमेरिका के लिए और चाइना के लिए, कि पुतिन हिंदुस्तान को कितना ज्यादा अहमियत देता है। ठीक है, के सिन्हा सर, आपको लग रहा है कि ये एक अच्छी डील होगी खासतौर से भारत के लिए? एब्सोल्युटली। देखिए, S-500 हमारे पास आ जाए तो उसका कहना है, जो बात चल रही है उसकी ज्वाइंट प्रोडक्शन की बात चल रही है। देखिए, हमें जो 5 और स्क्वाड हम ले रहे हैं वो S-400 का ही ले रहे हैं। हमारे पास पहले 5 स्क्वाड लिया था हमने, और उसमें से 3 आए थे, 2 अभी नवंबर 2026 तक आएंगे। 5 हम S-400 का ही लेंगे। जो हमारी रिक्वायरमेंट टोटल है वो 10 स्क्वाड की है, वो हो जाएगा। मगर जब हम ये बात करते हैं सुदर्शन चक्र की, जो 2023 तक आनी है, तो उसमें S-500 का भी हमें चाहिए, क्योंकि आपका जो हमें ऑपरेशनल डेप्थ तो इससे मिल जाता है, मगर जब हम स्ट्रेटेजिक डेप्थ में जाते हैं तो हमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए भी चाहिए। तो वो आपके इजाफा हो रहा है, और इजाफा देखिए, इसमें आपने जो रेंज की बातें कही हैं, तो तकरीबन 200 किलोमीटर का और रेंज का इजाफा होता है। इसके अलावा जितने भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं जो आपके पास ICBM है, उसको भी इसको रोकने की क्षमताएं हैं S-500 में। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है जी। देखिए, महत्वपूर्ण है कि दोनों की क्षमताओं में क्या अंतर है, क्योंकि अगर S-400 आपके पास है, अगर S-500 की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो उसके लिए जाना बेकार है, क्योंकि हमें अधिक पैसा उसमें लगाना पड़ेगा। जॉइंट प्रोडक्शन की बात तो है ही, जो कि हमको ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का लाभ मिलेगा। महत्वपूर्ण यह है कि 30 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक का टारगेट S-400 ले सकता है, जबकि S-500 की क्षमता जो है नियर स्पेस के जो टारगेट है, यानी कि 120 से लेकर 180 किलोमीटर तक की दूरी के टारगेट को ये ऊंचाई पर जो है टारगेट है उनको भेज सकता है। तो जो लो ऑर्बिट है, लियो है, उसमें भी जो है कोई टारगेट अगर आता है, थ्रेट आती है, तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्पेस से थ्रेट अगर आता है तो भारत की क्षमता होनी चाहिए। दोनों में क्षमताएं होंगी, ड्रोन या एयरक्राफ्ट को टारगेट करने की, लेकिन ये एडिशनल जो मिलेगा आपको ICBM और क्रूज मिसाइल्स को उससे बचाने का, ये बहुत बड़ा जो है आपको एक एज मिलेगी, स्पेशली चाइना को देखते हुए सामने, क्योंकि चाइना की मारक क्षमता क्या है हम भली भांति जानते हैं। S-400 की बात में एक और जोड़ दूं कि जब S-400 का हमने इस्तेमाल किया तो 300-350 किलोमीटर की दूरी में पाकिस्तान, ऑप सिंदूर में पाकिस्तान के कोई जहाज नहीं आ रहे थे, यानी कि उस पूरी दूरी के अंदर हमारी एयर सुपीरियरिटी हो गई थी और कोई भी एरियल टारगेट उसमें नहीं आते थे, क्योंकि हमने उनको नेस्तनाबूद कर दिया था। ये क्षमता है, इसलिए जरूरी है कि 2 बैटरी जल्दी आए, और साथ में 300 मिसाइलें हमें और चाहिए। मात्र बैटरी से उससे काम नहीं चलेगा, हमें मिसाइल भी चाहिए, ताकि हम भेजने के लिए जो मिसाइल चाहिए वो होना हमारे पास जरूरी है। ठीक है, अब Su-57 की बात एक बार कर लेते हैं। Su-57 जो भारत चाहता है कि ये डील हो जाए, और ये डील अगर हो जाती है, Su-Sukhoi 57 उन्नत किस्म का, सबसे उन्नत किस्म का ये फाइटर जेट है जो भारत अपने बेड़े में शामिल करना चाहता है। और अगर ये भारत के रक्षा बेड़े में शामिल हो गया तो भारत की शक्ति 7वें आसमान पर होगी, ऐसा माना जा रहा है। एयर वाइस मार्शल PK श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। सर, इसके हमारे बेड़े में आने से हमको क्या फायदा मिलने वाला है? हम कितने जनरेशन ऊपर चले जाएंगे, और पाकिस्तान या हमारे जो आसपास के मुल्क हैं जो, उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा?
विद्यानाथ, उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा? विद्यानाथ, इस Su-57 की जो कैपेबिलिटीज हैं, ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, 5th जनरेशन का है, और इसमें जो है हाइपरसोनिक मिसाइल और ड्रोन लॉन्च करने की जो क्षमता है, अगर इन सबको आप देख के चलें, और तो ये अपने आप में इसका इंजन भी बहुत सशक्त है, इसके अंदर जो रेडार है वो भी बहुत शक्तिशाली है। तो अगर ये सारे बिंदुओं को आप देखें, इसकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी को देखें, और ये 3D वेक्टरिंग करता है, वेक्टरिंग से ये अपनी एजिलिटी को मेंटेन करता है, जैसे Su-30 करता था, उसी में ये और ज्यादा सक्षम है। लेकिन इस यहाँ मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इसके ऊपर एक तलवार जरूर लटकेगी। हमारे जो 2 ट्रैक चल रहे हैं, एक हम जो है एरो इंजन्स ले रहे हैं G414 यूएस से, और यूएस के पास एक काटसा जैसा एक्ट है जो काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरी सैंक्शंस एक्ट, तो उसकी जब हमने S-400 लिया था तो उसका वेवर दिया था कांग्रेस ने। अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में उसके ऊपर क्या बातचीत होगी, किस तरह से वो अप्लाई करेगा, ये अपने आप में एक बिंदु होगा जिसको देखना पड़ेगा। ये बहुत बैलेंसिंग एक्ट को मानता है। लेकिन अगर आप इन सब से हटा के देखें तो Su-57 प्राइस वाइज, क्योंकि ये 1/3 प्राइस का है 35 से, और कैपेबिलिटी इसकी ज्यादा है, उस तरह की मारक क्षमता या इसका जो रेडियस, कॉम्बैट रेडियस है, तो ये एक अच्छा सौदा है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है कि हम ये जाने कि इसको हमें को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, हमें इंडिजिनस प्रोडक्शन यहाँ लाना पड़ेगा, और एरो इंजन जो इसका है AL-41, उसकी भी टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं इसके लिए एक बार रशियन रिसर्चर हमारे साथ हैं, कॉन्स्टेंटिन है। और कहना चाहूंगा जी, एक बात ऐड करना चाहूंगा। हाँ। हम जब अपना कावेरी इंजन बना रहे थे तो हमारे पास 2-3 टेक्नोलॉजीज की डेफिशिएंसी थी, जिसमें क्रिस्टल ब्लेड था, थर्मल कोटिंग्स थी, हाई टेम्परेचर के जो वेरी हाई टेम्परेचर के जो कंपोनेंट्स थे, उन सबको ये एक तरीके से उस टेक्नोलॉजीज को हार्नेस करने में भी हेल्प करेगा। तो अपने आप में बहुत बड़ा कदम है। इस कदम को हम कैसे लेंगे, क्योंकि आपने कहा कि बहुत सारी चीजों को हमें हिंदुस्तान में भी करना होगा, तो रशियन रिसर्चर हमारे साथ हैं। और देखिए, ये जो मीटिंग चल रही है, ये द्विपक्षीय वार्ता हो रही है, इसमें इस बात पर भी सहमति बनने जा रही है, जो उम्मीद की जा रही है कि बहुत सारी चीजें रक्षा के क्षेत्र में जो अभी तक हम आयात करते रहे हैं रूस से, उसका हम भारत में भी प्रोडक्शन कैसे हो, उसको भारत में बनाने का रास्ता कैसे खुले, उस पर भी बात हो रही है। कॉन्स्टेंटिन हमारे साथ हैं। सर, आपको लगता है कि इस मुद्दे पर सहमति बन पाएगी और रूस कुछ तकनीक, कुछ टेक्नोलॉजी हमारे साथ शेयर कर अपना एक प्रोडक्शन यूनिट यहां बना सके इस तरह के साजो सामान के लिए? Yeah, hi everyone. Well, I'm afraid that my Hindi is unfortunately not so good. Sometimes I can understand, sometimes not. But for clarity, it would be much better if you can switch into English, really, so I can properly comprehend your question. Because I understand the broad context, but if you can switch, that would be really great. ठीक है सर, लेकिन सर दिक्कत हमारे साथ ये है कि हमारे जो दर्शक हैं वो हिंदी वाले हैं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एस बहल सर, क्या इस बात पर आपको लग रहा है कि समझौता बहुत मुश्किल नहीं है कि हम जो साजो सामान रशिया से खरीदते हैं उसमें एक हिस्सा यहां पर उसका प्रोडक्शन हो, और चाहे वो फाइटर जेट हो या फिर साजो सामान जो रशिया से हम लोग, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट है हम रशिया के लिए। बहुत बड़ी बात कही आपने। पहले हम 72% इंपोर्ट करते थे रशिया से, अब 36% करते हैं, चाहे कम कर दिया हो, लेकिन अभी भी 60 से 65% जो हमारा मिलिट्री इक्विपमेंट है वो रशिया से आता है। अगर फाइटर जेट्स की बात करें तो 310 फाइटर जेट जो है रशियन है इस समय, चाहे वो Su-30 हो, MiG-29 हो, और 516 हमारी टोटल स्ट्रेंथ। आप देखिए मेरे पीछे LCA का इंसिग्निया है। मैं आज LCA स्पॉट में हूँ जहाँ पे 60th एनिवर्सरी मनाई जा रही है। बड़े फ्रेम में दिखाई भारत, अगर आप देखिए मेरे पीछे तो LCA का आपको इंसिग्निया दिखा होगा, और LCA के इंसिग्निया मींस कि मैं LCA स्पॉट के अंदर हूँ यहाँ पे, और LCA के जहाज मैंने आपके अंदर जाके कॉकपिट भी देखी।
और जी। जो हम प्रगति कर रहे हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में, ये जहाज के जो पायलट्स मुझे बताते हैं कि फैंटास्टिक हैंडलिंग है इसकी और बहुत ही अच्छा जहाज है। और उसी तरीके से अब हमारे पास क्या कमी है, ये तो 4.5 जनरेशन जहाज है और मार्क 1 आ ही जाएगा, लेकिन हमारे पास कमी 5th जनरेशन और 6th जनरेशन जहाजों की है। तो उसको पूरा शॉर्ट टर्म के लिए कर सकता है सुखोई 57, क्योंकि हमारे 12 स्क्वाड्रन्स 2035 तक रिटायर हो जाएंगे। वो मिराजेस के होंगे, मिग-29 के होंगे और दूसरे जैगुआर स्क्वाड्रन्स के होंगे। तो हमें जरूरत है शॉर्ट टर्म गैप को फिल करने की, तो वो Su-57 फिल कर सकता है। को प्रोडक्शन, को डेवलपमेंट, 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और सोर्स कोड भी देगा। हमारी प्रॉब्लम रशियन पश्चिमी देशों से ये होती है कि वो ना हमें सोर्स कोड देते हैं, ना ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करते हैं, और ये हमको हेल्प करेगा एमका को बनाने के लिए। और यहीं पे मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि एमका की डेवलपमेंट ज्यादातर 6th जनरेशन की तरफ रखें, ताकि अगर हम Su-57 लेते हैं तो 5th जनरेशन तुम ले ही लेंगे, को डेवलप्ड और को प्रोड्यूस कर ही लेंगे, और उसके साथ साथ हम 6th जनरेशन की तरफ भी मूव कर लेंगे। इसका बहुत बड़ा फायदा रहेगा, क्योंकि मिलिट्री इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम जो भारत के अंदर अभी बन रहा है, उसके अंदर 50% जो सुखोई 30 MKI का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी केटर करता है Su-57 के लिए। एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा हमको, और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वो हमको हेल्प करेगा, रूस हेल्प करेगा डेवलप करने के अंदर, क्योंकि ये वो टेक्नोलॉजीज और इंजन की बात कर रहे थे। इस बीच सर कुछ तस्वीरें आ रही हैं, अपने दर्शकों को उस तस्वीर के बारे में बताता चलता हूं। ये तस्वीर आप हैदराबाद हाउस दिल्ली की देख रहे हैं, जहां पर पुतिन और मोदी जी की इस वक्त मुलाकात चल रही है। दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं, दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं, दोनों देशों के संबंध जिगरी रहे हैं, जिगरी यार जिसे बोलते हैं, और 70 साल से यानी कि 7 दशक से ज्यादा का ये याराना है, और ये याराना जय और वीरू की तरह है। बिल्कुल एक ही बाइक पर सीट भले ही दूसरी लगा लें, लेकिन चलते साथ में हैं। तो जरूरत भारत की हो या जरूरत रूस की हो, दोनों हाथ जोड़कर, हाथ पकड़कर चलते हैं एक दूसरे के साथ, और हमेशा वक्त पर जरूर काम आते हैं। लेकिन एक और बड़ी रक्षा डील जो है उसको लेकर चर्चा चल रही है कि न्यूक्लियर सबमरीन, कहा जा रहा है कि यह समझौता भी संभव है। आज जो समझौते हो रहे हैं उनमें यह समझौता भी संभव है। के सिन्हा सर, क्यों यह समझौता हम करना चाहते हैं? कितना इंपॉर्टेंट है? अगर सागर में, जहां अब कहते हैं कि भाई या तो आसमान में या समंदर में, आपको 2 जगहों पर आपको इतना मजबूत रहना है कि परिंदा भी पर नहीं मार सके। भारत पहले से अपनी मजबूती दिखाता रहा है, और हर वक्त जब भी जरूरत पड़ी है अपने विरोधियों को, दुश्मनों को मुंह की खिलाता रहा है, उनको चारों खाने चित करता रहा है। लेकिन अब अगर हम ये खरीदना चाहते हैं न्यूक्लियर सबमरीन, तो क्यों इंपॉर्टेंट है सर ये? देखिए विद्या, जो मैरिटाइम डोमेन है, अभी हम जब हम ट्रायड की बात करते हैं तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन है, जो कि पहले से भी था, मगर अब वो उसकी जो प्रेडोमिनेंस है, क्योंकि इन ग्लोबल वॉरफेयर के अंदर में स्ट्रैटेजिक पावर का एक्सपोजर्स के लिए, उसका प्रोजेक्शंस के लिए, तो ये सबसे बड़ा है। देखिए सबमरीन, जब हम न्यूक्लियर की, क्योंकि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की जो इंड्योरेंस है वो असीमित है। एक बार आप अंदर चले गए तो महीनों महीनों आप वहां पर बिता करके आ सकते हैं चुपचाप। तो देखिए हमारे पास 3 तो सबमरीन हैं जो न्यूक्लियर पावर्ड हैं, और उसके अलावा 2 अकुला क्लास सबमरीन की बात चल रही है, जो डिफेंस डील की आप बात कर रहे हैं, तकरीबन $2 बिलियन की होगी। ये मोरलेस थ्रू है, और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चीज है। इसके अलावा जो रशिया में जो न्यूक्लियर, हम जब बात करते हैं रशिया, तो उसके एक महारत है, रशिया को महारत है इस चीज के ऊपर, न्यूक्लियर, चाहे वो न्यूक्लियर एनर्जी हो, न्यूक्लियर मिनिएचर फॉर्म्ड हो, और अभी आपने एक सुना होगा मिसाइल सिस्टम का, और वो इसलिए बता रहा हूं, आपने सबमरीन के बारे में पूछिए, मैं 1200 जो मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल है, न्यूक्लियर मिसाइल है, तो अकुला क्लास जो सबमरीन की हम जब बात कर रहे हैं, तो इवन स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स की बात हो रही है, तो इसके आयाम न्यूक्लियर से पूरा बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रह्मास्त्र में आज इतना ही, लेकिन आज की जो बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं भारत और रूस के राष्ट्र प्रमुखों के बीच, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्र